नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स घटनाक्रम में स्वागत है आप सभी का। और करंट अफेयर्स घटनाक्रम के अंतर्गत आज हम जो बात करने वाले हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रूप से जो साइंस टेक का पोर्शन है, विशेष रूप से जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पोर्शन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 26 प्रश्नों की ये सीरीज आप देखने जा रहे हैं। और जो भी प्रश्न यहाँ पर हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। बार बार कहता हूं आपको कि आपको नोट्स अनिवार्य रूप से बनाते हुए चलना है। नोट्स बनाना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो आप सभी उपस्थित हो जाएं जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें और आज के प्रश्नों की बात कर सकें। तो जो लोग विलंब से हैं कृपया उपस्थित हो जाएं अपने समय पर। जो निर्धारित समय आपको बताया गया है इस समय पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उपस्थित रहा करें, जिससे कि आपको जो प्रश्न है समय से मिल जाया करें और आपके समय की भी बचत होगी। देखो, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, विलंब से जाना। तो प्लीज विलंब ना किया करें, क्योंकि ये आदत जो है ये बड़ी खतरनाक होती है और ऐसे लोग परीक्षा भवन में भी जो है वो विलंब से पहुंचते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि कल का जो अभ्यास प्रश्न दिया गया था, कल के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो सपना रानी जी ने, खुशबू कुमारी जी ने, ठीक है, बेहतर जवाब दिया है। इसके साथ साथ गुंजन कुमारी जी ने अच्छा जवाब दिया है और सिन्हा जी ने, सांवरा सिन्हा जी ने अच्छा जवाब दिया है। काजम अंसारी जी ने अच्छा जवाब दिया है और विष्णु कुमार देव जी ने अच्छा जवाब दिया है। तो आप में से कुछ छात्र लगातार बेहतर कर रहे हैं, कुछ छात्राएं लगातार बेहतर कर रहे हैं। आप में से ही हमारे ये भाई बहन हैं जो लगातार प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको कुछ होमवर्क में दिया जाए तो उसको ईमानदारी से किया करें, गंभीरता से उस बात को लिया करें, ठीक है। क्योंकि अभ्यास प्रश्न जो देता हूं इसीलिए देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो सकें, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो ईमानदारी के साथ जो भी प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाते हैं आप उनको अनिवार्य रूप से किया करें, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आज के प्रश्नों की। आप में से धीरे धीरे सभी उपस्थित हो रहे हैं, जो उपस्थित नहीं हैं वो भी हो जाएंगे। आदत है विलंब से आने की, तो उसमें क्या किया जा सकता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताएं। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा वेब ब्राउजर है जो बंद कर दिया गया है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है जो बंद कर दिया गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। और ये जो वेब ब्राउजर है, मैं बात करूं 15 जून 2022, 15 जून 2022 को जो है ये बंद कर दिया गया पूर्ण रूप से। और ये जो वेब ब्राउजर है मैं बात करूं तो इस वेब ब्राउजर ने कुल जो है मैं बात करूं 27 वर्षों तक सेवा दिया। और एक समय इसका ऐसा था जब पूरे आप कह सकते हो कि जो वेब ब्राउजर की जो इतिहास है या वेब ब्राउजर का जो मार्केट है उसमें 90% से ज्यादा हिस्से पर ये राज करता था। लेकिन आज के समय में जब यह बंद होने की अवस्थिति में आया तो इसका जो मार्केट है, यदि मैं बात करूं तो विश्व में जो भी लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं उनमें से मात्र 2% लोग इस वेब ब्राउजर का यूज करते थे और इसी के कारण इसको बंद कर दिया गया। आज यदि हम बात करते हैं तो वेब ब्राउजर में आपको पता होना चाहिए गूगल क्रोम का नाम आता है और गूगल क्रोम की जो मार्केट है वो 70.67% है। याद रखिएगा, गूगल क्रोम की आज की मार्केट 70.67% है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे बात की जाए कि कौन सा वेब ब्राउजर बंद कर दिया गया है, किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ठीक है। और आपको बता दें ये किसका था, किस कंपनी का था, तो आपको पता होना चाहिए ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हाल ही में टुंड्रा उपग्रह को, याद रखिएगा, हाल ही में टुंड्रा उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है, यह किस देश से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है कि टुंड्रा उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया है, यह किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। चीन, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है।
फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें यह प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल रोधी, ठीक है, प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल विरोधी एक प्रणाली है, ठीक है। जैसे कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उसके बारे में ये प्रारंभिक जानकारी देती है संबंधित देश को, और क्योंकि मिसाइल की बात हो रही है मतलब यह एक सैन्य उपग्रह है, तो आपको बताना है कि इसको किसने भेजा है, इस सैन्य उपग्रह को किसने भेजा है आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, किसने भेजा है। चलें बताएं किसने भेजा है। आपको बता दें ये जो देश है इसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, ठीक है, और इस देश की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और मॉस्को में इसरो ने अपना तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बात हो रही है रूस की। रूस की मुद्रा को बोलते हैं रूबल, रशियन रूबल, और यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूस की जब बात करते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है, कल मैंने यूक्रेन के एक परमाणु घर के बारे में बताया था, परमाणु विद्युत संयंत्र के बारे में बताया था, और मैंने बोला था कि ये जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये अकेले 40% से ज्यादा जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है यूक्रेन में उसके लिए जिम्मेदार है। आपको होमवर्क में उसका नाम बताना, ये कल की चर्चा है, आपको होमवर्क में उस परमाणु संयंत्र का नाम बताना है जो यूक्रेन से संबंधित है। यहां पे रूस की बात हो रही है तो आपको बता दें रूस में एक नदी बहती है, और इस नदी को यदि हम बात करें तो इस नदी को बोला जाता है रूस की गंगा। रूस की गंगा किसको बोला जाता है? बोल्गा नदी, याद रखिएगा, बोल्गा नदी को बोला जाता है रूस की गंगा, और ये रूस की सबसे लंबी नदी है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूस की गंगा रूस की सबसे लंबी नदी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश से संबंधित है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश से संबंधित है? फास्ट जवाब दीजिएगा। कई बार आपको बताया है और आज आपको बताना है, जवाब आप देंगे। आज जो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करता हूं वो मैं भूल गया, इसलिए मोबाइल फोन का सहारा लेना पड़ रहा है। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, किस देश से संबंधित है आपको बताना है। सभी जवाब दीजिए क्योंकि इसको कई बार मैंने आपको बताया है। चलें देखो, यहां पे आपको बता दें कि ये जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है ये विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर है, और ये संबंध रखता है अमेरिका से। यहां पे मैंने लिखा है फुगाकू जो कंप्यूटर है ये जापान का है, दूसरे स्थान पे आता है स्पीड के मामले में। लूपी कंप्यूटर जो है ये फिनलैंड का है, ये आपको पता होना चाहिए। सुमित कंप्यूटर भी अमेरिका का है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के बारे में यदि हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे बेहतरीन जो है उसका नाम है परम सिद्धि, दूसरा है प्रत्युष, तीसरा है आदित्य, और चौथा है प्रम्प्रावेक, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें जब आप बात करते हो परम सिद्धि की तो परम सिद्धि का जो स्थान है वो 63वां स्थान था इस रैंकिंग में, और इसमें कितने कंप्यूटर की रैंकिंग की गई थी? 500 कंप्यूटर की रैंकिंग की गई थी, और परम सिद्धि का स्थान 63वां था, और पहले स्थान पे था फ्रंटियर, और दूसरे स्थान पे था फुगाकू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन का उद्घाटन किया, इसका संबंध किस कार्य से है? किसान ड्रोन का भारतीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, तो किसान ड्रोन का संबंध किससे है आपको बताना है। सिंचाई सुविधाओं की निगरानी से, किसानों को मृदा से संबंधित जानकारी देने के लिए, किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए, कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा।
चले, बेहतरीन प्रयास है आप सभी का, फास्ट जवाब दीजिए इस प्रश्न का। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन का उद्घाटन किया, इसका संबंध किस कार्य से है? किसान ड्रोन का संबंध किस कार्य से है? सभी को जवाब देना है। देखो, बात हो रही है यहां पे किसान ड्रोन की, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ड्रोन का काम मौसम संबंधी जानकारी देना नहीं है, ठीक है। मृदा संबंधी जानकारी देना भी ड्रोन का काम नहीं है। सिंचाई सुविधाओं की निगरानी करना भी ड्रोन का काम नहीं है। यहाँ पे जो ड्रोन का काम है वो कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताओ, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मलबे से अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने हेतु एक नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। यह नियंत्रण केंद्र कहां स्थापित किया गया है बताइएगा। आप जान रहे होंगे कि अंतरिक्ष कचरा लगातार बढ़ रहा है और अभी हाल ही में रूस ने अपने अंतरिक्ष कचरे को नष्ट किया था, एक उपग्रह को नष्ट किया था और बाद में उसका जो मलबा था वो चीन के एक उपग्रह से टकरा गया था, जिसके बाद ये चर्चा एक बार फिर से प्रारंभ हो गई कि जो अंतरिक्ष कचरा है उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उससे कैसे पृथ्वी को बचाया जा सकता है। तो बताएं, इसरो ने अंतरिक्ष मलबे से अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एक नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहां से की है? और आज इसरो ने वो तकनीक विकसित कर ली है कि यदि कोई अंतरिक्ष मलबा या अंतरिक्ष का कोई कचरा भारतीय किसी भी उपग्रह के पास टकराने की स्थिति में होता है तो इसरो के पास वो क्षमता है कि इसरो उसको नष्ट कर सकता है। बताएं, तो सबसे पहली बात, निगरानी करेगा तभी तो नष्ट करेगा ना। तो ये निगरानी करने के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया है वो कहां किया गया, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, ये केंद्र स्थापित किया गया है बेंगलुरु में और इसका नाम है नेत्र। अब नेत्र नाम से आप जान गए होंगे, इसका नाम है नेत्र। और आपको बता दें, अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास ये क्षमता है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा। एटलस नामक क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने हेतु चेतावनी प्रणाली किस देश ने विकसित की है? बताइए। एटलस नामक क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने हेतु, देखो यहां पे थोड़ा सा प्रश्न आप कह सकते हो भाषा थोड़ा सा गलत है, ऐसा होना चाहिए, क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने हेतु एटलस नामक चेतावनी प्रणाली किस देश ने विकसित की है? एटलस नामक जो चेतावनी प्रणाली है वो किस देश की है और इसका उद्देश्य क्या है? क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने हेतु। तो फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। चलो बताएं, फास्ट जवाब इसका दीजिए। देखो, यह है नासा का, सबसे पहली बात यह है नासा का एटलस कार्यक्रम और इसके अंतर्गत 24 घंटे जो है वो आकाश पर नजर रखी जाएगी, ठीक है। 24 घंटे आकाश पर नजर रखी जाएगी। जैसे मैंने बोला नासा का है तो मतलब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अमेरिका से। बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, नासा का परसेवरेंस रोवर आपने पढ़ा होगा, मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। मंगल ग्रह के लिए नासा ने भेजा था परसेवरेंस रोवर, ठीक है। जो हमारे पुराने छात्र होंगे निश्चित रूप से जानते होंगे, नासा ने मंगल ग्रह के लिए परसेवरेंस रोवर भेजा था और ये जो रोवर भेजा था इसने 1 साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भी पूछा जा सकता है, 1 साल इसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक्सपी मिशन, IXPE मिशन, ये मिशन आपको पता होना चाहिए। ये मिशन क्यों याद रखना है? ये मिशन इसलिए याद रखना है, नासा का एक मिशन है और ये खगोलीय पिंडों पर नजर रखने के लिए है। किसके लिए है ये? खगोलीय पिंडों पर नजर रखने के लिए है, इसको भी आपको याद रखना है। खगोलीय पिंडों पर नजर रखने के लिए नासा का जो मिशन है IXPE, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में LCRD नामक नई संचार प्रणाली किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित की है? क्या बोला जा रहा है? LCRD, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है लेजर कम्युनिकेशन रिले। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, LCRD का फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक प्रकार की ये संचार प्रणाली है, विकसित किसने की है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसने विकसित की है, बताएं। देखो, ये इस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पहली इस प्रकार की संचार प्रणाली है। और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, जब नासा द्वारा, सबसे पहली बात है नासा की है, तो जब नासा ऑप्टिकल संचार प्रणाली का प्रयोग करेगा तो उसमें ये काम आएगा। तो ये किसका मिशन है? ये है नासा का। तो याद रखिएगा, LCRD या लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, ये जो तकनीक है ये नासा की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा नासा का एक मिशन था लूनी मिशन। यदि आप में से किसी को जानकारी है लूनी मिशन किस संदर्भ में था तो आप जरूर बताइएगा। होमवर्क नंबर 2, नासा का लूनी मिशन किससे संबंधित है, इसको बताइए। भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? बताएं, किन दो स्थानों के बीच चलाई गई, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? सफदरगंज से जनकपुर, नई दिल्ली से जनकपुर, सराय रोहिल्ला से जनकपुर, आनंद विहार से जनकपुर। मतलब भारत और नेपाल के बीच जो पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई वो किन दो स्थानों के बीच चलाई गई, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, चले बताएं। सभी को जवाब देना है, प्रयास सभी को करना है। देखो, प्रयास करेंगे तभी तो चीजें बेहतर होंगी। ये चलाई गई सफदरगंज से जनकपुर के बीच। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, सफदरगंज से जनकपुर। इसको बताओ, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में डिजिटल विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं? आपको बता दें, केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा हुई थी। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में चर्चा किया था और बताया था कि देश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो इस प्रकार के डिजिटल विश्वविद्यालय को बनने में मदद करेंगे, उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। और जो भी डिजिटल विश्वविद्यालय होंगे उसमें सभी चीज़ें डिजिटल होंगी, एडमिशन ऑनलाइन होगा, कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम से होंगी। तो ऐसा 2 जगहों पे शुरू हुआ है। सबसे पहले इस प्रकार केरल में शुरू हुआ था और अब राजस्थान के जोधपुर में भी इस तरह के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो 2 जगहों पे बन रहा है, केरल और राजस्थान, ये दोनों याद रखना है। मतलब इस प्रश्न का ई विकल्प आपके लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 7 माइल ब्रिज किस देश से संबंधित है? 7 माइल ब्रिज किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। देखो, ब्रिज से संबंधित कई सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, वियतनाम तक। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 7 माइल ब्रिज किस देश से संबंधित है? फास्ट जवाब दीजिएगा। 7 माइल ब्रिज किस देश से संबंधित है? बताएं। देखो, आपको बता दें ये संबंधित है फ्लोरिडा से। ठीक है, ये कहां से संबंधित है? फ्लोरिडा से। और फ्लोरिडा कहां पे है? अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है, इसका सही उत्तर है ए विकल्प, अमेरिका। ये फ्लोरिडा को विजन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में लगाया जाएगा? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में लगाया जाएगा?
आपको बताना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ये मुहिम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ये लगाया जा रहा है। तो आपको बताना है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में लगाया जा रहा है। फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में लगाया जा रहा है? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, ये लगाया जा रहा है मथुरा में, ठीक है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? मथुरा में। मथुरा में एक स्थान मैंने पूर्व में बताया था, स्थान का नाम है चुरमुरा। यदि आप में से किसी को याद है कि चुरमुरा किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, तो आज का होमवर्क नंबर 3 है कि चुरमुरा किस लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो है वो पुमा गांव में लगाई गई है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो है वो पुमा गांव में लगाई गई है। और पुमा गांव कहां पड़ता है? लद्दाख में। इसको भी नोट करना है। भारत की पहली भूतापीय परियोजना जो है, भूतापीय विद्युत परियोजना, पुमा गांव में लगाई गई है, और पुमा गांव लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। चले, हाल ही में चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? बताएं, पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? आपको बताना है। पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? जवाब दीजिएगा। पुनीत सागर अभियान, आपको बता दें, इसमें कुल 74,000 कैडेट ने भाग लिया, और एनसीसी के ये कैडेट थे। पूरे भारत में ये कार्यक्रम चलाया गया, और आपको बता दें इसका संबंध था पर्यावरण सुरक्षा। विशेष रूप से जो समुद्र, जो हमारे तट हैं, ठीक है, जो समुद्री बीच हैं, विशेष रूप से जो झीलें हैं, विशेष रूप से जो तालाब हैं, उनमें प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करना था, और उस प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के बाद जो जिम्मेदार संस्थाएं थी उनको उपलब्ध कराना था, जिससे उस कचरे का निस्तारण किया जाए। तो पुनीत सागर अभियान का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा कोला मारका वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, ये मारका ऐसे नहीं है, कोला मारका ऐसे भी लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा। कोला मारका आप पढ़ सकते हो, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, बात एक ही है, ठीक है। कोला मारका वन्यजीव अभ्यारण्य कहां से संबंधित है, आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। कोला मारका वन्यजीव अभ्यारण्य कहां से संदर्भित है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, ये सभी के सभी संदर्भित हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वीकृति दी गई है। पहला है कोलामारका, दूसरा है मुक्ताई भवानी, और तीसरा है लोनार। याद रखिएगा, कोलामारका, मुक्ताई भवानी और लोनार, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कोलामारका। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोलामारका जो ये है, ये गढ़चिरौली में पड़ता है। और आप में से जो लगातार समाचार पत्रों से तैयारी को लेकर गंभीर रहे होंगे, आपने सुना होगा कि गढ़चिरौली जो है ये महाराष्ट्र राज्य का एक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कोलामारका में विशेष रूप से जंगली भैंसे पाए जाते हैं, और ये उन्हीं को लेकर ये संरक्षित किया जा रहा है। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो, यहां पे बोला जा रहा है एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी तक भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप जानते हैं कि भारत में जो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र से भी वेस्ट वाटर निकलता है। और उस वेस्ट वाटर में यदि हम बात करें तो एंटीबायोटिक के साथ साथ जो एंटीबायोटिक ठोस कचरे के रूप में होता है वह भी मिला होता है, और अभी तक बिना शोधन किए उसको जो है वो नदियों में, नालों में डाल दिया जाता था, ठीक है। और इससे क्या होता था कि जो नदी का जल है, निर्मल जल है, वो हमारा दूषित होता था, और ये बहुत नुकसान भी करता था क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक मिले होते थे।
और भारत में यदि हम फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के सोलन में, और हिमाचल प्रदेश के सोलन में सबसे पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जहां फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर हैं उसको शुद्ध किया जाएगा, और उसको शुद्ध करने के बाद, निस्तारित करने के बाद पुनः नदियों में छोड़ा जाएगा। तो ये बात किसकी हो रही है? सोलन की बात हो रही है। और सोलन कहाँ पे पड़ता है? सोलन पड़ता है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। प्रश्न संख्या 16 जवाब दीजिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने बनाया है, तो याद रखिएगा आईआईटी रोपड़ और पंजाब विश्वविद्यालय ने। यह भी पूछा जा सकता है किसकी सहायता से, तो आईआईटी रोपड़ और पंजाब विश्वविद्यालय की सहायता से उसको बनाया गया है। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा नांदूर मध्यमेश्वर अभ्यारण्य रामसर स्थल किस स्थान से संबंधित है? मध्यमेश्वर अभ्यारण्य। अब मध्यमेश्वर अभ्यारण्य कहां से संबंधित है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि इसको वर्ष 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, रामसर साइट का इसको दर्जा दिया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में यहाँ पे लोनार है, लोनार झील को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और जैसे हम लोनार की बात करते हैं तो बात किसकी हो रही है? महाराष्ट्र की हो रही है। ये प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ नए रामसर साइट जोड़े गए थे। ठीक है, कुछ नए रामसर स्थल बने थे, और इन रामसर स्थलों की पीडीएफ, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की थी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, होमवर्क नंबर 4 है कि जो भी रामसर साइट हैं उनके बारे में बताना है। और रामसर साइट की कुल संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है ये बताना है। रामसर साइट की पूरे भारत में कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले, कुल कितने रामसर साइट बने, नए जोड़े गए? दूसरा प्रश्न, भारत में अब कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य से हैं? और चौथा प्रश्न इसी में कि वो रामसर साइट नए वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं। होमवर्क है, अनिवार्य रूप से करिएगा। नहीं आता है तो एक साथ आप जवाब दे सकते हो कि नहीं पता है, निश्चित रूप से अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इसको बताओ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखने को मिली? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की माने तो बिहार के वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, यह आपको बताना है। आप जानते हैं वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार लाई जाती है। ठीक है, बताएं बिहार के वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। आपको बता दें सबसे ज्यादा जो वृद्धि थी वो 647 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई, और 647 वर्ग किलोमीटर की ये जो वृद्धि थी वो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। सबसे न्यूनतम की यदि मैं बात करूं तो सबसे न्यूनतम वृद्धि जो है वो 12 वर्ग किलोमीटर है, और ये 12 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। बिहार की यदि हम बात करते हैं तो बिहार में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, ये आपको पता होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, बिहार में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा क्या बोला जा रहा है। COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? COP26 की बात हो रही है, आप बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब देना है। कहां पे हुआ था सभी को देना है। सभी को जवाब देना है, और बाकी ये जो फैक्ट लिख रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको नोट करना है। चले, अब यहां पे बात हो रही वर्ष 2021 नवंबर माह में COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? ग्लासगो में किया गया था, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचामृत का एक कॉन्सेप्ट दिया था। पंचामृत,
अब ये पंचामृत है क्या? पंचामृत ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या था? पंचामृत मंत्र। तो पंचामृत मंत्र आप नोट कर लीजिएगा कि इस पंचामृत मंत्र में भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि वर्ष 2030 तक, कब तक के लिए बोला था? वर्ष 2030 तक हम जो भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो भी ऊर्जा हम विद्युत बनाते हैं, उसका 50% जो है वो नवीकरणीय स्रोतों से होगा। जो भी हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं उनमें 500 गीगावाट हम जीवाश्म ऊर्जा से करेंगे। ठीक है, कब का लक्ष्य है? वर्ष 2030 का। और इसके साथ साथ इन्होंने कार्बन के लिए भी बोला था, और इसमें इन्होंने बोला था कि वर्ष 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन जो है 1 बिलियन टन की कमी की जाएगी। जो कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है उसमें 1 बिलियन टन की कमी की जाएगी। कब तक? वर्ष 2030 तक। ये आपको पता होना चाहिए। चौथा इनका कॉन्सेप्ट था कि वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। क्या? वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। और भारतीय प्रधानमंत्री का 5वां जो लक्ष्य था पंचामृत मित्र मंच में, इसमें तो वो था 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन लक्ष्य अर्जित करेगा। कब तक? 2070 तक। तो ये पंचामृत जो कॉन्सेप्ट है भारतीय प्रधानमंत्री का, इसको याद रखना है कि इसमें 4 तो जुड़ते हैं वर्ष 2030 के लिए। 2030 तक सबसे पहले जो नेट आप कहते हैं भारत के संदर्भ में, जब आप बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जब बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% तक कम करना। दूसरा था कि जो कार्बन इमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक कम करना। ठीक है, कब तक? 2030 तक। और तीसरा, जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका 50% उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से होगा। और चौथा, जो जीवाश्म ऊर्जा है उसको 500 गीगावाट तक के लक्ष्य तक ले जाना है। ये वर्ष 2030 तक का लक्ष्य था। और 5वां जो है वो है वर्ष 2070 तक नेट कार्बन, आप कह सकते हो कार्बन उत्सर्जन जो है वो शून्य करना है। तो ये आपका लक्ष्य है। 5 भारतीय प्रधानमंत्री जी के पंचामृत मंत्र थे, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको बताओ, हाल ही में चर्चा में रहा माइक्रो स्विमर का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या बोला जा रहा है? माइक्रो स्विमर की बात की जा रही, बताएं। माइक्रो स्विमर का संबंध किस क्षेत्र से है? माइक्रो स्विमर यार इसी को बोलते हैं माइक्रो बोट्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रो बोट्स। और आपको बता दें कि शरीर के अंगों को, इसी को बोलते हैं माइक्रो बोट्स। माइक्रो बोट्स या माइक्रो स्विमर एक ही काम होता है, दोनों एक ही नाम है। और ये मानव सदृश होते हैं। ठीक है, इनका जो साइज होता है उसकी यदि हम बात करें तो इनकी साइज जो है वो कुछ माइक्रोन होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक है। ये आपको पता होना चाहिए, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। और इनका काम क्या होता है कि जो शरीर के अंग हैं उनको आवश्यक दबावों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, फास्ट रूप में संबंधित अंग को दबावों को संबंधित अंग तक पहुंचाना। तो ये एक प्रकार से रोबोट की तरीके से होते हैं, जो हमारी मसल्स में, जो हमारे खून के साथ मिले होते हैं, जिनमें खून के सहारे, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड के सहारे ही सभी अंग कनेक्ट होते हैं, तो उसके सहारे जो है ये संबंधित अंग को जो है ब्लड की आपूर्ति के साथ साथ जो दवाएं होती हैं उसकी भी आपूर्ति कराते हैं। तो विशेष रूप से दवाओं का परिवहन करते हैं, शरीर के अंगों में दवाओं का परिवहन करते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रो स्विमर या माइक्रो बोट्स। तो याद रखिएगा ये संबंधित हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से। ठीक है, चलिए इसको बताओ, हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है? बताएं। वेस्ट नील वायरस के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो नील वायरस है ये मच्छर जनित एक बीमारी है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है इसमें। याद रखिएगा, ये जो मृत्यु हुई है ये केरल में हुई है। कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद सिर्फ इतना रख लेना है, केरल के त्रिशूर में इस वायरस से एक मृत्यु हुई है। इसको बताओ, हाल ही में बेंटा नामक, ये महत्वपूर्ण है,
हाल ही में बेंटा नामक दुर्लभ बीमारी की पुष्टि भारत के किस राज्य में हुई है? बेंटा नामक दुर्लभ बीमारी की पुष्टि भारत के किस राज्य में हुई है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। 7 महीने के बच्चे में यह बीमारी देखी गई है और विश्व में अभी तक पूरे विश्व में इस तरह के 13 केस थे और इसको जोड़कर पूरे विश्व में 14 केस हो गए हैं। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में मात्र 14 केस हैं इस बीमारी के, याद रखिएगा। और इसके इलाज के लिए ब्लड स्टेम सेल डोनर की आवश्यकता होती है। इसके इलाज के लिए ब्लड स्टेम सेल डोनर की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है कि सेम ब्लड ग्रुप में मिल जाए। और याद रखिएगा, आनुवंशिक म्यूटेशन की वजह से जो ये बीमारी है वो फैलती है। तो याद रखिएगा, इसका संबंध है कर्नाटक से। याद रखिएगा, कहाँ से? कर्नाटक से, और कर्नाटक के बेंगलुरु से इसका संबंध है। तो याद रखिएगा, बेंटा नामक दुर्लभ बीमारी का संबंध कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां इसके मामले देखे गए। और विश्व में इसके कुल 13 मामले हैं, इसलिए दुर्लभ बीमारी है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प का संबंध भारत की किस सेना से है? ऑपरेशन संकल्प की बात हो रही है, बताएं। ऑपरेशन संकल्प का संबंध किस सेना से है, आपको बता दें। इसके अंतर्गत INS तलवार, जो कि एक फ्रिगेट है, उसको तैनात किया जाता है और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए इसकी तैनाती की जाती है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां पर व्यापारिक जहाज़ों पर लगातार हमले होते हैं, जहां पर व्यापारिक जहाज़ों को लूटने का प्रयास किया जाता है। तो ये संदर्भित है खाड़ी देशों से। और भारत का ये जो फ्रिगेट है, ये अभी ओमान की खाड़ी में तैनात है व्यापारिक जहाज़ों की, भारत के व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा हेतु। विश्व के जो व्यापारिक जहाज़ इस मार्ग का प्रयोग करते हैं, जो हॉर्मुज का प्रयोग करते हैं, उनकी सुरक्षा हेतु इसको तैनात किया गया है। और ये नौसेना का एक मिशन है। तो याद रखिएगा, जल सेना या नौसेना, बात एक ही है। बी विकल्प सही उत्तर था। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा युद्धपोत फुजियान का संबंध किस देश से है? फास्ट बताएं। फुजियान युद्धपोत का संबंध किस देश से है? फुजियान युद्धपोत का संबंध किस देश से है? फुजियान युद्धपोत का संबंध किस देश से है? आप सभी जानते होंगे, कई बार चर्चा हुई है। यह चीन निर्मित है और चीन का है। हाल ही में चर्चा में रहा INS निर्देशक को किसके द्वारा बनाया गया है? INS निर्देशक को किसके द्वारा बनाया गया है, आपको बताना है। INS निर्देशक एक गश्ती जहाज है और इस गश्ती जहाज में एक हेलीकॉप्टर और 4 सर्वेक्षण बोट ले जाने का स्पेस होता है। और गश्ती जहाज है, तीव्र गति करता है, फास्ट वैसिल है, इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग जो हमारी नौसेना है वो करती है गश्त के लिए। आपको बता दें, L&T और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको मिलकर बनाया है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और L&T की ये संयुक्त पहल है। ठीक है, चलो इसको बताओ। ऑपरेशन दूधी का संबंध किससे है? अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन दूधी का संबंध किससे है? अभी हाल ही में ऑपरेशन दूधी में भाग लेने वाले जो लोग थे, जो जवान थे, उनको सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें, ऑपरेशन दूधी वर्ष 1990 से वर्ष 1992 के बीच जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। और अब तक का यदि मैं बात करूं तो किसी भी सैन्य बल का ये सबसे सफलतम अभियान है। याद रखिएगा, अभी तक का सबसे सफलतम आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए, या सबसे सफलतम अभियान कह लीजिए, आतंकवादियों को मार गिराने से संबंधित ये रहा है अभी तक का। ठीक है, तो सबसे सफल आतंकरोधी अभियान रहा है ये। किस से संबंधित है ये आपको बताना है। CRPF से संदर्भित है, ITBP, BSF या असम राइफल? फास्ट जवाब दीजिएगा। और मुझे पता है कि इसका जवाब 80% क्या 90% लोग आप में से गलत देंगे। 90% लोग इसका जवाब गलत देंगे। इसका जवाब है असम राइफल्स। याद रखिएगा, ए विकल्प असम राइफल्स इसका सही जवाब है। तो ऑपरेशन दूधी का संबंध असम राइफल से। आज का अभ्यास प्रश्न सभी को करना है, अनिवार्य रूप से करना है। हाल ही में चर्चा में रही साको स्नाइपर राइफल्स का संबंध किस देश से है? साको स्नाइपर राइफल्स का संबंध किस देश से है? आपको ये बताना है कि किस देश से है, मतलब किस देश से इसकी ओरिजिन हुई है, किस देश का ये प्रोडक्ट है, ये आपको बताना है। और साको स्नाइपर राइफल की जब हम बात करते हैं, इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैन्य बल तैनात हैं, जो हमारे स्नाइपर तैनात हैं,
उनको उनके लिए जो है इस गन को परचेज किया है, इस गन को परचेज करने से संबंधित समझौता किया है, तो रक्षा समझौता हुआ है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो साको स्नाइपर राइफल है ये किस देश से हम खरीद रहे हैं आपको बताना है। और यदि मैं बताऊं आप गेस भी करोगे ना तो आप में से 98% लोग इसका जवाब गलत दोगे, जिनको नहीं पता होगा। गेस वाले जो हैं वो भी गलत देंगे, तो प्लीज ध्यान से देना है। और आज इसके साथ साथ लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके होमवर्क में हो गए हैं, तो उन 5 से 6 प्रश्नों का भी जवाब आपको ईमानदारी के साथ देना है। ठीक है, सभी को जवाब देना है। अभ्यास प्रश्न में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और विश्वास रखिए करंट अफेयर्स में आपका कुछ भी नहीं बचने वाला है, 100% चीज़ें आपकी हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक आपके डाउट का, प्रत्येक कमेंट का निश्चित रूप से मैं स्वयं ही जवाब देता हूं, स्वयं देखता हूं। तो वीडियो के बाद अभी चैट में मत करिएगा, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा, इस चैट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में मत करिएगा, क्योंकि लाइव चैट सेक्शन आपके वीडियो तक ही रहता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करेंगे निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। मिलते हैं सुबह 8 बजे, और सुबह 8 बजे आप जानते हैं आपकी जो क्लासेज है उसमें टेस्ट रखा गया है, लगभग 100 प्रश्न हम देखेंगे। तो ईमानदारी के साथ तो उसमें उपस्थित होना है और अपनी तैयारी को जांचना है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।